नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी मित्रों का स्टडी वेब्स के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। और अगर हम आपसे बातचीत करें तो आज हम लोग ज्योग्राफी के सेशन को लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। और ये भी सेगमेंट हम दो दो सेशन में करेंगे, 50-50 क्वेश्चन करके, ताकि ज़्यादा बर्डन आपके ऊपर न समझ में और अच्छी तरीके से हम क्वेश्चंस को डिस्कस और एक्सप्लानेशन बढ़िया तरीके से करते हुए चले। अगर साथियों अभी तक आप लोगों ने अपना टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और अपने समस्त दोस्तों तक भी आप इसको सेंड कर सकते हैं। आपकी बेहतर तैयारी में हम एक सहायता कर सकते हैं। और चलिए हम शुरू करते हैं पहला प्रश्न की तरफ से। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और ज़रा देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड्स पासेस थ्रू इंडिया। पहले तो लैटिट्यूड्स क्या होता है, या निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश भारत से होकर गुजरता है। तो पहले तो अक्षांश क्या होता है। अगर आप देखो, मैं आपसे कहूं कि एक ग्लोब बना लो, एक गोल गोल बना लो, गोला गोला कुछ करके, ये ग्लोब हो गया। तो ग्लोब पर जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं, ग्लोब पर जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं, जो क्या करती हैं, जो पूर्व को पश्चिम से मिलाने का कार्य करती हैं, उसको हम कहते हैं अक्षांश। अब आपको सबको पता है कि ये वाला सर सेगमेंट नॉर्थ होता है ऊपर वाला, और नीचे वाला साउथ होता है। इस साइड जो जहाँ पर ओ लिखा है, 0 डिग्री लिखा है, वो ईस्ट होता है, और इस साइड वेस्ट। तो जो ईस्ट को वेस्ट से मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं होती हैं उसको क्या बोलते हैं, अक्षांश। अक्षांश क्या होते हैं तो ध्यान रखिएगा। वहीं देशांतर एक दूसरा शब्द लॉन्गिट्यूड होता है। क्या होता है तो हम कहेंगे उत्तर को दक्षिण से मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं, मतलब लॉन्गिट्यूड बोले तो आप कहेंगे उत्तर को दक्षिण से मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर कहते हैं। अब यहीं पर ध्यान समझिएगा, जब हम अक्षांश के बारे में बात कर रहे हैं तो मुख्य अक्षांश देखो है क्या क्या। तो सबसे पहले एक 0 डिग्री है, उसके बाद नॉर्थ की तरफ चलेंगे तो एक मिलेगा 23.5 डिग्री, 23 राइट्स 1/2 डिग्री नॉर्थ। फिर और ऊपर चलेंगे तो एक मिलेगा जिसको हम कहेंगे 66 राइट्स 1/2, मतलब 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री नॉर्थ। और ये जो होता है ये होता है आपका 90 डिग्री। वहीं नीचे की तरफ दक्षिण की तरफ चलेंगे तो 23.5 डिग्री आपका साउथ हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा, 23.5 डिग्री साउथ। एक दूसरा होगा जिसको आप कहेंगे 66.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री साउथ, और फिर एक 90 डिग्री। तो ये मुख्य क्या है, ये मुख्य अक्षांश है। ये जो 0 डिग्री अक्षांश होता है इसको हम बोलते हैं इक्वेटर। एक पेन चेंज कर लेता हूँ और पेन चेंज करके मैं यहाँ पर लिखने का प्रयास करता हूँ। देखिएगा, ये जो 0 डिग्री है इसी के ऊपर लिख देते हैं, ये क्या है, इक्वेटर है, ठीक। वहीं 23.5 डिग्री जो नॉर्थ में है उसको बोलते हैं क्या है, इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा। क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। वहीं अगर हम 23.5 डिग्री साउथ की बातचीत करें तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम मकर रेखा बोलते हैं, मकर रेखा बोलते हैं। 66.5 डिग्री जो नॉर्थ है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम आर्कटिक सर्कल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त। 66.5 डिग्री जो साउथ है उसको क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे अंटार्कटिक वृत्त। क्या बोलेंगे, अंटार्कटिक वृत्त। ध्यान सुनिएगा, अंटार्कटिक वृत्त। और ये नॉर्थ पोल जो 90 डिग्री, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। अब समझिएगा, अब प्रश्न के बारे में चलते हैं, फिर से प्रश्न को देखते हैं। अब प्रश्न जो कह रहा हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश भारत से होकर गुजरता है। भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, और उत्तर पूर्वी गोलार्ध के बारे में बातचीत करें तो लोकेशन जब देखोगे तो यहाँ पर कहीं पर मैं सर्कल कर दे रहा हूँ, ये कुछ ये ऐसे भारत है। और भारत के बारे में जब हम आपसे बातचीत करेंगे तो भारत जो होता है, कह रहे हैं भूमध्य रेखा से होकर गुजरता है, आर्कटिक वृत्त से होकर गुजरता है, मकर रेखा से होकर गुजरता है, कर्क रेखा। तो हम कहेंगे सर कर्क रेखा से होकर गुजरता है। किससे होकर गुजरता है, कर्क रेखा से होकर गुजरता है। और कर्क रेखा भारत को लगभग लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटती। कितने, 2 बराबर हिस्सों में बांटती। तो प्रश्न संख्या जो 1 है, 1 का उत्तर क्या हो जाएगा, 1 का आंसर हो जाएगा डी। याद रहेगा सबको। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं, 2 नंबर देखते हैं। कह रहे हैं द इंदिरा पॉइंट। देखो ध्यान से देखना, क्वेश्चन बढ़िया है, यहाँ भी क्वेश्चन आपको पढ़ना पड़ेगा और ध्यान से समझना पड़ेगा। द इंदिरा पॉइंट द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ है। तो कह रहे हैं तमिलनाडु में है, लिटिल अंडमान में है, ग्रेट निकोबार में है, कार निकोबार में, कहाँ पर है। तो जब हम आपसे बातचीत करते हैं तो आप कहोगे ये जो हमारा सबसे दक्षिणी बिंदु है ये आप देखोगे कहाँ देखने को मिलेगा, तो हम कहेंगे ग्रेट निकोबार में देखने को मिलेगा। कहाँ पर, ग्रेट निकोबार में।
अब 4 पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं। अब भारत को, भाई भारत का एक हिस्सा होगा तो एक नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट होगा, एक साउथर्न मोस्ट पॉइंट होगा, एक ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट होगा और एक वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट होगा। तो सबसे उत्तरी बिंदु कौन है? तो जब हम उत्तरी की बातचीत करें तो इंदिरा कॉल है। सबसे उत्तरी बिंदु भारत का क्या है? तो हम कहेंगे इंदिरा कॉल है, इंदिरा कॉल। और ये इंदिरा कॉल कहाँ पर है? तो ये इंदिरा कॉल जो है ये लद्दाख में है। कहाँ पर है? लद्दाख में ये लोकेटेड है, लद्दाख में। सर पूर्वी बिंदु कौन है? भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो पूर्वी बिंदु सर अरुणाचल प्रदेश में होगा और अरुणाचल प्रदेश का किबीथू जगह है। क्या नाम है? किबीथू जगह है, किबीथू जगह है अरुणाचल प्रदेश। ध्यान से समझना, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है जिसको हम क्या कहते हैं? किबीथू। ये आप देखोगे तो क्या देखने को मिलेगा? ये ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट मिलेगा। पश्चिमी बिंदु सबसे कौन है? तो सबसे पश्चिमी बिंदु के बारे में जब हम कहेंगे, गुहर मोती गुजरात में है। और गुजरात में कौन है? तो कहेंगे गुहर मोती करके है। ये कहाँ पर जगह है? तो सर ये गुजरात में जगह है, गुजरात में। तो भारत के बारे में सारा उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु के बारे में हमने बात कर ली। तो इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है? ग्रेट निकोबार में है। कहाँ पर है? ग्रेट निकोबार में। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर सी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, ठीक है। हाँ, बढ़िया प्रश्न है। कह रहे हैं कि अगला क्वेश्चन देखो, कह रहे हैं विच रिवर इज नोन एज द सॉरो ऑफ बंगाल, बंगाल। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? ऑप्शन 4 है गंडक को, कोसी को, सोन को, दामोदर को। किसको कहते हैं? आपको आंसर करना है, जल्दी से आंसर करना है, देरी नहीं लगानी, ठीक है। देखिए अगर हम आपसे बातचीत करें तो आप क्या देखेंगे? ये जो दामोदर नदी है, दिए गए ऑप्शंस में जब हम आपसे बातचीत करते हैं तो दामोदर नदी जो है इसको बंगाल का शोक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? बंगाल का शोक कहते हैं। ये जो दामोदर नदी है ये जो है झारखंड के लातेहार या खमरपत की पहाड़ियों से निकलती। कहाँ से? खमरपत पहाड़ियों से निकलती। कहाँ पर है? खमरपत पहाड़ियाँ। और खमरपत पहाड़ियों की बातचीत करें तो ये लातेहार करके जगह है, लातेहार करके जगह है। कहाँ पर जगह है? झारखंड में सर जगह, झारखंड में जगह, झारखंड से निकलती हैं। और आप देखोगे ये जो है ये पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में कहाँ? हुगली नदी से मिल जाती है। पश्चिम बंगाल में किससे मिलेंगी? तो पश्चिम बंगाल में ये हुगली नदी से संगम करती, हुगली नदी से मिल जाती, हुगली नदी से संगम करती। और हुगली नदी से संगम करती आप देखेंगे बेसिकली जब हम आपसे बातचीत करते हैं तो यही नदी है, ये दामोदर नदी है जिसको बंगाल का शोक कहते हैं। और ये लगभग 592 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करती है। कितना दूरी में बहती है? 592 किलोमीटर बहती है, ठीक है। वहीं गंडक के बारे में बातचीत करें, गंडक जो है नेपाल तिब्बत सीमा से निकलती है। गंडक कहाँ से उद्गम कहाँ से होता है? नेपाल तिब्बत सीमा से, नेपाल तिब्बत की सीमा से होता है। और गंडक के बारे में थोड़ी सी बातचीत करें तो ये उत्तर बिहार में, बिहार में एंट्री करेंगे और पटना के पास, पटना के पास किससे मिल जाएंगी? पटना के पास आप देखोगे गंगा जी से संगम हो जाता है। गंगा जी से क्या हो जाएगा? गंगा जी से, गंगा नदी से या गंगा जी से संगम हो जाता है, ठीक है। गंगा से कर दो इसको, गंगा से संगम हो जाता है। तो पटना के पास गंगा से संगम हो जाता है, ठीक है। चलिए अगले चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का डी हो जाएगा। 4 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। बढ़िया प्रश्न है, जरा देखिएगा स्क्रीन पर अपनी। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि द नाथुला पास इज सिचुएटेड इन विच इंडियन स्टेट। कह रहे हैं नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में है? 4 ऑप्शन है, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल। देखिए अगर इतना ही देख लेंगे तो आपको यहाँ से एक दर्रे का क्वेश्चन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है, मैं 100 में 80% के आसपास कहूँगा एक क्वेश्चन अगर दर्रे का बनेगा तो आप बना ले जाओगे। नाथुला दर्रा कहाँ पर है? देखिए कुछ महत्वपूर्ण दर्रों के नाम बता देता हूँ, जैसे एक नाथुला हो गया, इसके साथ साथ एक और नाम ले रहा हूँ नाकुला, एक है नाकुला, नाकुला। एक और नाम ले रहा हूं, एक और नाम ले रहा हूं जिसका नाम क्या है? जेलेपला, जेलेपला, जेलेपला। ये 3 जो दर्रे हैं ये महत्वपूर्ण दर्रे कहाँ के हैं? तो हम कहेंगे तीनों के तीनों दर्रे महत्वपूर्ण हैं सिक्किम के, ये सिक्किम के महत्वपूर्ण दर्रों में से एक है। सर अरुणाचल प्रदेश के महत्वपूर्ण दर्रे कौन है? तो अरुणाचल प्रदेश में तो वैसे मैं आपसे कहूंगा कि 3 याद कर लो, एक बोमला दर्रा और दूसरा है बुमला दर्रा। एक बोमला दर्रा, दूसरा है बुमला, बुमला,
ला का मतलब पास ही होता है दर्रा, ठीक। एक और अगर आप याद कर पाओ तो सेला दर्रा कर लो, सेला या यांगयाप कर लो, सेला दर्रा। एक है यांगयाप दर्रा, यांगयाप दर्रा। इसके साथ साथ बातचीत करें और भी कुछ दर्रे देखने को मिलेंगे, जैसे मैं आपसे कहूं तो दिहांग दर्रा और दिबांग दर्रा। दिहांग दर्रा भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगा और दिहांग दर्रा के साथ साथ दिबांग दर्रा भी आपको यहाँ पर देखने को, दिबांग दर्रा ये महत्वपूर्ण है। और इनमें से कम आपको बोमला दर्रा और बुमला दर्रा ये दो और सेला दर्रा, इनके बारे में 3 पता होना चाहिए कम से कम। ये अरुणाचल प्रदेश में। उत्तराखंड के महत्वपूर्ण दर्रे कौन है? तो उत्तराखंड में एक दर्रा जो है उसको कहेंगे माना दर्रा, दूसरा दर्रा कहेंगे नीति दर्रा, माना नीति। इसके साथ साथ एक माना नीति लिपू लेक दर्रा, लिपू लेक दर्रा। ये महत्वपूर्ण दर्रे किसके हैं? ये महत्वपूर्ण दर्रे उत्तराखंड के। हिमाचल प्रदेश के महत्वपूर्ण दर्रे कौन है? तो जब हम हिमाचल प्रदेश के बारे में आपसे बातचीत करेंगे तो हिमाचल में शराब, एक है आप देखोगे रोहतांग दर्रा। हिमाचल में शराब अच्छी बनती है और शराब फार्मूले से ही एक रोहतांग दर्रा, एक है बड़ा लाचला दर्रा, बड़ा लाचाला दर्रा, ठीक है, और एक सिपकीला दर्रा। एक कौन सा है? शिपकीला, सिपकीला। अब शराब से कैसे याद किया? तो शराब, तो सा फॉर सिपकीला, रा फॉर रोहतांग, बा से कहेंगे बड़ा लाचला। तो ऐसी स्थिति में हिमाचल प्रदेश के जो महत्वपूर्ण दर्रे वो कौन है? तो हम कहेंगे रोहतांग दर्रा, बड़ा लाचला, सिपकीला दर्रा। 3 दर्रे ये महत्वपूर्ण हैं। ये कहाँ के हैं? हिमाचल के। तो इन दर्रों से जब क्वेश्चन बनेगा यहीं से अधिकांशतः क्वेश्चन बनता है। और 4 स्टेट के महत्वपूर्ण दर्रों के बारे में हमने पढ़ लिया है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करते हुए आगे बढ़ चलना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 4 का उत्तर हो जाएगा बी। 5 नंबर की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं कि विच इज हाईएस्ट पीक इन साउथ इंडिया। कह रहे हैं दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा, अनाईमुड़ी, महेंद्रगिरी, मकुर्ती। 4 हैं ऑप्शन में दिए हुए, आपको बताना है कौन सी सबसे ऊंची चोटी। देखो पहला ऑप्शन है दोद्दा बेटा। दोदा बेटा के बारे में बातचीत करें तो ये देखोगे तमिलनाडु में। कहां पर है? तमिलनाडु में, तमिलनाडु राज्य में है। और ये तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है, लगभग 2637 मीटर की ऊंचाई है। अनाईमुड़ी की बातचीत करें तो अनाईमुड़ी जो है वो केरल में है। केरल के बारे में बातचीत करेंगे, ये लगभग 2695 मीटर की ऊंची है। वहीं महेंद्रगिरी की बातचीत करें, महेंद्रगिरी चोटी जो है उड़ीसा में है और ये लगभग 1501 मीटर की ऊंची है। और दिए गए अगर ऑप्शन की बातचीत करें तो अनाईमुड़ी और दोदा बेटा ही दक्षिण भारत में पड़ती हैं। और ऊंचाई के अनुसार जब आप बातचीत करोगे, ऊंचाई के अनुसार देखोगे अनाईमुड़ी जो है वो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी के रूप में देखेगी। कितनी? केरल में है, 2695 मीटर की ऊंची है, ठीक है। अच्छा आगे बता देंगे भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है। तो एक केटू हो गई जो पाक अधिकृत कश्मीर में है, हालांकि वो भारत का हिस्सा नहीं, लेकिन अगर भारत का हिस्सा हम ना माने क्योंकि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है ना पाकिस्तान के, तो अगर हम पूर्ण भारत के कब्जे में देखें तो एक कंचनजंगा जो है वो भारत की वर्तमान समय में सबसे ऊंची चोटी देखने को मिलेगी। हालांकि मैं आगे इसके बारे में और एक्सप्लेनेशन कर दूंगा, एक क्वेश्चन शायद इसका पड़ेगा। चलिए आगे, अगला है झील से। एक क्वेश्चन बढ़िया बनता है झील का। लोकेशन पूछता है, कह रहे हैं कि चिल्का लेक किस राज्य में स्थित है? द चिल्का लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कह रहे हैं पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। आंसर करिएगा, तब तक मैं कुछ आपको मैं यहाँ पर लेक्स के बारे में बता देता हूँ, कुछ झीलों के बारे में बता देता हूँ, उनकी उपस्थिति के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल की बातचीत करें तो आप देखोगे सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक है बेम्बनाड झील। बेम्बनाड झील कहाँ पर है? तो बेम्बनाड जो झील है वो आप देखोगे केरल में पड़ेगी। कहाँ पर? केरल में। एक झील है सांभर झील। सांभर झील कहाँ है सर? सांभर झील जो है वो राजस्थान में है, राजस्थान में। फिर एक चिल्का लेक है, और चिल्का लेक के बारे में ही पूछ रहा है, तो चिल्का लेक कहाँ है? अब तक उत्तर आया आप लोगों का, क्या सोचा मन में? उड़ीसा में। कहाँ पर है? उड़ीसा में चिल्का लेक है। फिर मैं आगे आपसे कह रहा हूँ, एक लेक है
कोलेरू या पुलिकट, पहले कोलेरू के बारे में बातचीत करूं, कोलेरू लेक के बारे में। ये कोलेरू झील कहाँ है? तो सर ये आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में। इसके साथ साथ एक है पुलिकट लेक। ये पुलिकट लेक कहाँ पर है सर? ये जो पुलिकट लेक है ये आप देखोगे, पुलिकट लेक के बारे में बातचीत करें तो ये आंध्र प्रदेश तमिलनाडु बॉर्डर पर है। आंध्र प्रदेश, ये प्रदेश है आंध्र प्रदेश, ठीक, और तमिलनाडु बॉर्डर पर है। फिर एक है वूलर झील। ये सर वूलर झील कहाँ है? तो वूलर झील जम्मू कश्मीर में है, जम्मू एंड कश्मीर में। एक है डल झील। ये डल झील कहाँ है? सर ये भी जम्मू कश्मीर में। और एक मैंने शॉर्ट बनाया था जो झीलों की, भारत की महत्वपूर्ण झीलें और उनकी उपस्थिति के बारे में, एक 1.5 मिनट का शॉर्ट है। सारी की सारी झीलों के बारे में मैंने उसमें एक्सप्लेन किया। अगर आप शॉर्ट्स देखना चाहें तो वहाँ पर आप चैनल पर जाके आप उसको देख सकते हैं, बढ़िया डिटेल में आपको वहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है, रिवाइज डाटा के अनुसार पूछ रहा है, आंकड़ा नया हुआ है, हो सकता है क्वेश्चन यहाँ से बने। भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी? विच इंडियन स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश। देखोगे पहले का जो आंकड़ा है वो लगभग 7515 किलोमीटर का था, अभी जो आंकड़ा है वो 11,098 किलोमीटर हो चुका है। तो नए आंकड़ों के अनुसार जब हम आपसे बातचीत करते हैं तो आप देखोगे जो भारत की सबसे लंबी तटरेखा है दिए गए ऑप्शंस में भी, और ओवरऑल अगर हम आपसे बातचीत करें तो गुजरात राज्य की देखने को मिलेगी। गुजरात राज्य कितनी है सर? गुजरात राज्य की जो तटरेखा है लगभग 2340 किलोमीटर, कितनी? 2340 किलोमीटर देखने को मिलती है। इसके बाद अगर हम आपसे बातचीत करें तो महाराष्ट्र की कितनी देखने को मिलेगी? महाराष्ट्र की 877 किलोमीटर तटरेखा देखने को मिलेगी। तमिलनाडु के बारे में बातचीत करें तो तमिलनाडु की लगभग 1068 किलोमीटर तटरेखा देखने को मिलेगी, 1068 किलोमीटर तटरेखा देखने को मिलेगी। आंध्र प्रदेश के बारे में बातचीत करें लगभग 1053 किलोमीटर तटरेखा देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ उड़ीसा की बातचीत करें 574 किलोमीटर है। उड़ीसा राज्य की तटरेखा की लंबाई कितनी है? 574 किलोमीटर देखने को मिलेगी, ठीक है। और ये महत्वपूर्ण आंकड़े हैं जिनके बारे में हम आपको बता रहे हैं, और गुजरात राज्य जो है इसी की तटरेखा सबसे लंबी है दिए गए ऑप्शंस में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। बढ़िया प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, ये भी शानदार प्रश्न है। और जरा देखेंगे क्या पंजाब और हरियाणा में गर्मियों के दौरान चलने वाली धूल भरी आंधियों को स्थानीय रूप से क्या कहा जाता है? स्थानीय रूप से क्या कहा जाता है, ऐसा प्रश्न कह रहा है। तो कह रहे हैं कि द डस्टी स्टॉर्म इन पंजाब एंड हरियाणा ड्यूरिंग समर आर लोकली कॉल्ड, क्या कहते हैं? लू, काल बैसाखी, मैंगो सावर्स, ब्लॉसम सावर्स। जरा सोचिए इसके बारे में क्या आंसर होगा। तो जब हम आपसे बातचीत करें गर्मियों के दौरान जो उत्तर भारत में, अब पंजाब हरियाणा ये सब उत्तर भारत के अंग हैं, और उत्तर भारत में जो गर्मी वाली हवा चलती है धूल से भरी हुई, बिल्कुल उसको लू कहते हैं, ठीक। लेकिन ये मैंगो सावर क्या होता है? या पहले काल बैसाखी की बातचीत करें तो पश्चिम बंगाल और असम की जो स्थानीय हवा होती है, पश्चिम बंगाल और असम की जो स्थानीय हवा होती है उसको काल बैसाखी कहते हैं। और असम की स्थानीय हवा क्या कहलाती है? काल बैसाखी कहलाती है, काल बैसाखी कहलाती है, ठीक ठीक। मैंगो सावर्स क्या होता है? मैंगो सावर्स के बारे में, ये प्री मानसून हवा होती है। प्री मानसून, मानसून से पहले जो हल्की बारिश होती है उसी को प्री मानसून बोलते हैं, और ये मैंगो सावर्स होता है। ये मार्च से मई के दौरान हल्की हल्की वर्षा करती है। मई, मार्च, अप्रैल, मई, मार्च से लेकर मई के दौरान इसमें वर्षा होती है। ये ब्लॉसम सावर्स की बातचीत करें तो ये भी इसी का मैंगो सावर्स के रूप में ही देखोगे, कर्नाटक केरल वाले हिस्से में देखने को मिलेगी। ये कहाँ होती है? कर्नाटका और केरल। ये प्री मानसून बारिश है, इसी को भी ब्लॉसम सावर्स कहते हैं, वो भी कहाँ पर? कर्नाटक और केरल वाले हिस्से में। तो पंजाब और हरियाणा में जो गर्मियों के दौरान चलने वाली धूल भरी आंधी होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको लू बोलते हैं। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 का ए ऑप्शन सही होगा। 9 नंबर की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए कह रहे हैं कि बढ़िया क्वेश्चन है, 9 नंबर भी अच्छा क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है वो नेशनल पार्क से रिलेटेड है, और नेशनल पार्क एनवायरनमेंट, हालांकि मैं एक सेशन शायद मैं कराऊंगा एनवायरनमेंट का अलग से, 50-100 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, आप उसको देख लीजिएगा। लेकिन अब क्वेश्चन आ गया है तो इसको इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है?
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। इन विच स्टेट इज द काजीरंगा नेशनल पार्क सिचुएटेड? असम, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान। 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है कहाँ पर स्थित है। सोचिएगा जरा सा और फिर आंसर करिएगा। देखिए, अगर हम आपसे बातचीत करें, थोड़ी सी बातचीत करते हैं और इसको थोड़ा सा आपको समझना भी पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। देखो, पहले तो असम के कुछ हम नेशनल पार्क के बारे में बातचीत कर लेते हैं। असम के नेशनल पार्क्स में बातचीत करें तो असम के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क कौन है ये बताना है आपको, ठीक है, ये आपको बताना है। तो मैं आपको एक लाइन में लिख के देता हूं। एक फॉर्मूला है मॉन्क्ड, MONKED, ऐसे याद करो। अगर इतना याद कर लोगे तो आपको मैक्सिमम जो असम के नेशनल पार्क हैं वो याद हो जाएंगे। जैसे M फॉर मानस नेशनल पार्क हो जाएगा। तो मानस नेशनल पार्क कहां पर है? NP का मतलब नेशनल पार्क, याद कर लेंगे, इतना तो समझ ही जाओगे, नहीं समझ पाओगे हैं, ये समझ जाओगे ना। फिर दूसरा क्या है? O फॉर ओरांग नेशनल पार्क, O फॉर ओरांग नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क, ठीक है। N फॉर नामेरी नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, ठीक है। K फॉर काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक। फिर अगली बातचीत करें, अगला क्या कह रहे हैं, अगला देखोगे। और D फॉर अगर हम कहें तो आप देखोगे यहां पर हम कहेंगे डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं कहां के? असम के। पश्चिम बंगाल के बारे में बातचीत करें तो पश्चिम बंगाल के महत्वपूर्ण नेशनल पार्कों में एक तो है, आप देखोगे सुंदरवन नेशनल पार्क, सुंदरवन नेशनल पार्क आप कहोगे, ठीक है, क्या कहोगे? सुंदरवन नेशनल पार्क, NP फॉर नेशनल पार्क, ठीक। एक कहेगो जल्दापारा नेशनल पार्क, जल्दापारा नेशनल पार्क, जल्दापारा नेशनल पार्क, याद रखना है। जल्दापारा नेशनल पार्क साथ एक है गोरुमारा नेशनल पार्क, एक क्या है? गोरुमारा नेशनल पार्क, नेशनल पार्क। एक है सिंगालीला नेशनल पार्क, सिंगालीला नेशनल पार्क है। इसके साथ साथ एक है नियोरा वैली नेशनल पार्क है, नियोरा वैली नेशनल पार्क है। ये महत्वपूर्ण नेशनल पार्क कहाँ के? पश्चिम बंगाल के। वहीं मध्य प्रदेश के बारे में बातचीत करें तो मध्य प्रदेश के बारे में कौन कौन बताएगा? भाई मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क कौन है? आप सबको पता होंगे। मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क कौन कौन है बताओ। आप तब तक बताइए, तब तक मैं राजस्थान के बता देता हूँ। राजस्थान में क्या है? रणथंभौर नेशनल पार्क, एक है रणथंभौर नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क है। रणथंभौर के साथ साथ एक देखोगे सरिस्का नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क के साथ साथ एक देखोगे मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क है, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, नेशनल पार्क। ये महत्वपूर्ण नेशनल पार्क कहाँ के? राजस्थान के। और जब हम मध्य प्रदेश के बारे में बातचीत करें, ढेर सारे नेशनल पार्क हैं, 10 से ज़्यादा हैं। जैसे एक कान्हा नेशनल पार्क है, एक तो होगी कान्हा नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, ठीक, NP नहीं लिख रहे हैं आगे। बांधवगढ़ नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क। अब देखो यहां पर मैं सारी चीजें नहीं लिख रहा हूं, NP नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। एक है पेंच नेशनल पार्क, एक है पेंच राष्ट्रीय पार्क, एक है कूनो नेशनल पार्क, एक है सतपुड़ा नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क। एक आप देखोगे पन्ना नेशनल पार्क, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। एक देखोगे माधव राष्ट्रीय उद्यान, माधव नेशनल पार्क। एक आप देखोगे वन विहार नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क। इसी तरीके से एक है जीवाश्म नेशनल पार्क, जीवाश्म नेशनल पार्क। एक है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, यहीं पर लिख देता हूं, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी नेशनल पार्क। तो ये महत्वपूर्ण नेशनल पार्क कहाँ के? सर ये मध्य प्रदेश के हैं। और दिए गए ऑप्शंस में काजीरंगा पूछा था, तो काजीरंगा को मैं दूसरे पेन से सर्कल कर देता हूँ, आप लोग फोकस कर लीजिएगा। ये हो गया रेड। और ये काजीरंगा नेशनल पार्क देखो कहाँ मॉन्क्ड में आ रहा है, तो सर ये असम में कहाँ पर है? ए वाला उत्तर इसका सही हो जाएगा, याद रखेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला आंसर सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन आगे चलते हैं, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बातचीत करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं।
जबलपुर के पास कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती? बढ़िया प्रश्न है ये भी। जबलपुर के पास कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती? विच रिवर्स फॉर्म द धुआंधार फॉल्स नियर जबलपुर? तो ऑप्शन कह रहे हैं ताप्ती, लूनी, नर्मदा, माही। कौन सी नदी बनाती है? तो दिए गए ऑप्शंस में सर नर्मदा नदी जो है वो धुआंधार जलप्रपात बनाती। ये जलप्रपात जो है वो 10 से लेकर 30 मीटर के आसपास ऊंचा है। ठीक है। वहीं अगर हम आपसे बातचीत करें भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है, तो कहेंगे सर वराही नदी कर्नाटक में बनाती। एक लाइन लिख लो, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? वराही नदी। और ये जो वराही नदी है ये कर्नाटक की है। और वराही नदी पर कर्नाटक पर एक के आर फॉर कर्नाटक है, मैं बार बार बोल रहा हूं, तो आप इसको केरल मत समझ लेना। कंचुकिल जलप्रपात कौन सा है? कंचुकिल, कंचुकिल, कंचुकिल वाटरफॉल से। कौन सा है? कंचुकिल जलप्रपात, कंचुकिल जलप्रपात देखने को मिलेगा। ठीक है। अगर यहीं पर हम आपसे बातचीत करते हैं तो आप देखोगे जो ताप्ती नदी है, ये ताप्ती नदी जो है ये सतपुड़ा रेंज मध्य प्रदेश में बैतूल जिला से निकलती है। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? तो ताप्ती नदी जो है मध्य प्रदेश में सतपुड़ा रेंज है। और सतपुड़ा रेंज में आप देखोगे सतपुड़ा रेंज है, और सतपुड़ा रेंज में एक जिला है जिसका नाम है बैतूल जिले से निकलती है। बैतूल जिले से निकलती है और ये अरब सागर में क्या करती है? अरब सागर में गिर जाती है, अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है। अगली एक और नदी के बारे में बातचीत करें, माही नदी के बारे में। माही नदी देखोगे मध्य प्रदेश के धार जिले से निकलती है। कहाँ से? मध्य प्रदेश के धार जिले से निकलती है। धार जिला है मध्य प्रदेश में, और ये भी अरब सागर में ही गिरती है। कहाँ पर? अरब सी में, अरेबियन सी में क्या करती हैं? गिर जाती हैं। तो जबलपुर के पास जो धुआंधार जलप्रपात है ये जबलपुर के पास है, ये नर्मदा नदी बनाती है। ठीक है। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर, 11 नंबर की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, देखिएगा क्या है। क्या भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है, ऐसा प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं। तो भारत और चीन के मध्य सीमा रेखा को क्या कहते हैं, ये प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं। कह रहे हैं कि द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज कॉल्ड, कह रहे हैं रेड क्लिफ लाइन। तो सर ये तो भारत और पाकिस्तान के बीच वाली है, ये जो है ये भारत और पाकिस्तान वाली है, भारत पाकिस्तान वाली। डूरंड रेखा ये सर अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाली है। सर मैकमोहन लाइन, बिल्कुल। भारत और चीन के बीच जो रेखा है उसको मैकमोहन लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैकमोहन लाइन के रूप में देखते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। 12 नंबर, कह रहे हैं कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? बढ़िया प्रश्न है। कह रहे हैं कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त कौन सी मिट्टी है, आपसे ये प्रश्न पूछ रहे हैं। ठीक है। देखो क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि विच सॉइल इज मोस्ट सुटेबल फॉर कॉटन कल्टीवेशन? जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, रेड सॉइल, काली मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी। आपको आंसर करना है कौन सी मिट्टी। तो देखोगे कपास की खेती के लिए जो सबसे उपयुक्त मिट्टी है वो है काली मिट्टी। कौन सी है? काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी। ठीक है। काली मिट्टी का निर्माण जो है वो बेसाल्टिक लावा के से हुआ है। बाद में जब ये ठंडा हुआ, ठंडा होने के बाद इसमें विखंडन हुआ और शादीकरण हुआ तो इससे बनी। वहीं लाल मिट्टी की बातचीत करें तो लाल मिट्टी में आप देखोगे लोहे की ऑक्साइड की अधिकता के कारण क्या होता है? लोहे के ऑक्साइड की अधिकता के कारण, ऑक्साइड की अधिकता के कारण क्या होता है? इसका रंग लाल होता है। जलोढ़ मिट्टी के बारे में बातचीत करें तो जलोढ़ मिट्टी जो होती है आप देखेंगे क्या किसकी वजह से होती है, तो कहेंगे भाई नदियों के द्वारा लाई गई महीन गाद से इसका निर्माण होता है। नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई, यहां बहाकर करना है, बहाकर नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई गाद से निर्माण होता है। ठीक है। और लेटेराइट मिट्टी के बारे में बातचीत करें तो उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में ये पाई जाती है। कहां पर? उच्च तापमान और
उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में, भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में लेटेराइट मिट्टी क्या होती है, लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। अब भारत में सबसे ज्यादा भूभाग पर कौन सी मिट्टी, ये भी प्रश्न पूछ सकता है आपसे। तो भारत के सबसे ज्यादा भूभाग पर कौन सी मिट्टी विस्तृत है, तो भारत के सबसे ज्यादा भूभाग पर आप देखोगे तो कौन सी मिट्टी पाओगे, तो कहोगे कि भारत के सबसे ज्यादा भूभाग पर जो मिट्टी पाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी। लगभग आप देखोगे जलोढ़ मिट्टी लगभग 46-45%, मतलब 45 से 46% भूभाग पर जलोढ़ मिट्टी विस्तृत है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए देखिएगा, कहना द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पासेस थ्रू विच सिटी, भारत का मानक मध्याह्न किस शहर से होकर गुजरता है। आपको आंसर करना, बड़ा सरल क्वेश्चन है। ऑप्शन है कानपुर, मिर्जापुर, पटना, लखनऊ। जल्दी से आंसर करिए इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा। तब तक मैं आपको बता देता हूं, 5 शहरों से होकर गुजरता है। कितने शहरों से, या 5 राज्यों से, शहर नहीं 5 राज्यों से होकर गुजरता है। कितने राज्यों से होकर गुजरेगा, 5 राज्यों से होकर गुजरेगा। आंसर करिए तब तक आप। चलिए तो हम बताते हैं कहां कहां से। तो सबसे पहले आप देख लो, उत्तर प्रदेश से होकर गुजरेगा, जो मानक समय रेखा होगा। उत्तर प्रदेश के बाद ये सर मध्य प्रदेश से जाएगा। मध्य प्रदेश के बाद अगर आप देखोगे तो ये छत्तीसगढ़ से जाएगा। छत्तीसगढ़ के बाद आप देखोगे तो ये उड़ीसा से जाएगा। और उड़ीसा के बाद अगर हम आपसे बातचीत करें तो ये आंध्र प्रदेश से जाएगा। आंध्र प्रदेश से, मतलब कितने राज्यों से होकर गुजरता है, तो जो भारत का मानक मध्याह्न है ये आप देखोगे मिर्जापुर से होकर गुजरेगा और भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। 82 डिग्री 30 मिनट जो है, 82 डिग्री 30 मिनट जो है वो भारत का मानक मध्याह्न है। यहीं से भारत का समय को क्या किया जाता है, बीच का समय मान के निर्धारित किया जाता है। आगे चलते हैं 14 नंबर की तरफ। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। प्रश्न बहुत बढ़िया है और अभी इस पर खूब विवाद हुआ था, हो सकता है ऐसा प्रश्न पूछ ले। अभी इस पर खूब विवाद हुआ था सुप्रीम कोर्ट के एक वर्डिक्ट के अनुसार, क्योंकि क्या होने लगा था, एक वर्डिक्ट आया था, ये कहा गया कि 100 मीटर से ऊंची पहाड़ी को हम अरावली का हिस्सा नहीं मानेंगे। और वहीं से ये क्वेश्चन हो सकता बन जाए कि भारत की विच इज़ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया, हिमालय, अरावली, सतपुड़ा, नीलगिरी। बताओ हिमालय, अरावली, सतपुड़ा, नीलगिरी कौन सी है। तो सर अभी आपने बता दिया तो ऑटोमेटिकली सर अरावली हो जाएगी। अब प्रश्न कैसे बनेगा, तो कहेगा अरावली का विस्तार किन किन राज्यों में देखने को मिलता है। तो अरावली का जो विस्तार है भारत के 4 राज्यों में। सबसे पहले आप देखोगे सबसे बड़ा जो विस्तार देखने को मिलेगा वो राजस्थान में। तो एक तो राजस्थान कर दो, राजस्थान के साथ साथ ये गुजरात में भी एक्सपेंड है। गुजरात के साथ साथ आप देखो ये गुजरात, हाँ इसको गुजरात कर देते हैं, गुजरात हो गया। गुजरात के साथ साथ बातचीत करें तो अगला देखोगे कहाँ, हरियाणा। और हरियाणा के साथ साथ बातचीत करें तो और कौन सा है, तो दिल्ली। इन 4 राज्यों में विस्तृत है, इन 4 राज्यों में विस्तृत है। तो सबसे पुरानी है और ये प्री कैम्ब्रियन काल की है। कब की है, अरावली पर्वतमाला जो है वो प्री कैम्ब्रियन काल की है, प्री कैम्ब्रियन काल की है। किसकी, प्री कैम्ब्रियन काल की देखने को मिलेगी। तो अरावली पर्वतमाला जो है वो सबसे पुरानी भारत में पर्वतमालाओं में से एक है। ठीक है, विंध्य पर्वतमाला जो है वो प्रोटेरोजोइक काल का है। विंध्य पर्वतमाला कब की है, तो हम कहेंगे विंध्य पर्वतमाला जो है विंध्य, यहां पर लिख देते हैं विंध्य पर्वतमाला कब की है, तो हम कहेंगे प्रोटेरोजोइक काल का, प्रोटेरोजोइक काल का है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम आपसे बातचीत करें सतपुड़ा भी कब की है, सतपुड़ा भी प्री कैम्ब्रियन की है, लेकिन ध्यान दीजिएगा अरावली से बाद की है। ठीक है, और नीलगिरी कहा है, नीलगिरी जो है आर्कियन युग की है। नीलगिरी कब की है, ये आर्कियन युग की है, आर्कियन युग की है। ठीक, आर्कियन युग की देखने को मिलेगा। और ये हिमालय बिल्कुल नया है, हिमालय जो है वो बिल्कुल ही नया है, अभी भी बन रहा है, अभी इसको युवा माउंटेन के रूप में हम ट्रीट करते हैं। ठीक है,
15 नंबर की तरफ चलते हैं। ऑपरेशन फ्लड किसके उत्पादन से संबंधित है? बढ़िया प्रश्न है। कभी कभी क्रांतियों के संबंध में क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी कभी क्रांतियों के संबंध में क्वेश्चन पूछ लेता है। तो गेहूं, मछली, दूध, अंडा, 4 है। तो एक गेहूं को अगर अनाज के रूप में कन्वर्ट कर दें तो अनाजों के उत्पादन से कौन सी क्रांति जुड़ी हुई? तो आप कहेंगे सर हरित क्रांति। ये तो बच्चा जानता है, हरित क्रांति। और हरित क्रांति के जनक कौन है? एम एस स्वामीनाथन है, एम एस स्वामीनाथन है। तो ये भी बच्चा भी जानता है ना, एक्सपायर कर चुके हैं, इनको भारत रत्न मिला। मछली के उत्पादन से सर नीली क्रांति जुड़ी है। कौन सी क्रांति? नीली क्रांति जो है वो मछली के उत्पादन से जुड़ी। दूध के संबंध में आप देखोगे श्वेत क्रांति है ना, क्या कहेंगे? श्वेत क्रांति जो है या ऑपरेशन फ्लड जो है, श्वेत क्रांति कह दो या इसको क्या कहो, ऑपरेशन फ्लड भी आप कह सकते हो, है ना, ऑपरेशन फ्लड भी कहोगे, क्योंकि क्वेश्चन में ऑपरेशन फ्लड पूछा है तो उत्तर आ जाएगा सर दूध के संबंध में ऑपरेशन फ्लड है। और ऑपरेशन फ्लड के जनक कौन है, क्या कोई बता सकता है? तो हम कहेंगे डॉक्टर वर्गीज कुरियन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन को क्या कहते हैं? इनको भारत में ऑपरेशन फ्लड का जनक कहते हैं, ऑपरेशन फ्लड का जनक कहते हैं, ठीक है। और अंडों के उत्पादन से सिल्वर रिवॉल्यूशन जुड़ी हुई। कौन सी? सिल्वर रिवॉल्यूशन जुड़ी हुई है, सिल्वर रिवॉल्यूशन जुड़ी हुई अंडों के उत्पादन से, ठीक है। तो 15 नंबर का सी आंसर हो जाएगा। 16 नंबर की तरफ चलते हैं, 16 नंबर कह रहे हैं कि वेयर इज फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लोकेटेड? कह रहे हैं भारतीय वन अनुसंधान संस्थान। बहुत बढ़िया प्रश्न है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली, देहरादून, शिमला, भोपाल। सबसे पुराने संस्थानों में से एक है। और भारतीय वन अनुसंधान की स्थापना जो है वो 1906 में हुई थी। तो ये कहाँ पर है सर? ये देहरादून में है। तो ये बहुत लंबे समय वाला क्वेश्चन था नहीं, तो हमने इसमें बहुत लंबा समय लिया भी नहीं, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, 17 नंबर की तरफ चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है? 17 नंबर, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? दक्षिण गंगा को किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? विच रिवर इज नोन एज दक्षिण गंगा? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी। 4 नदियां हैं। तब तक आप आंसर करिए। मैं कृष्णा नदी के बारे में थोड़ी सी बातचीत करता हूं। कृष्णा नदी जो है वो महाबलेश्वर से निकलती है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कहां से? महाराष्ट्र में महाबलेश्वर के पास से निकलती है, महाबलेश्वर के पास से, महाबलेश्वर के पास से निकलती है, ठीक है। चलें, और ये बेसिकली अगर हम जिले की बातचीत करें तो महाराष्ट्र में सतारा जिला है, वहीं से निकलती हैं और निकलकर बंगाल की खाड़ी में क्या होती हैं? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं, बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होती है। कावेरी नदी के बारे में बातचीत करें तो कर्नाटक में ब्रह्मगिरी पर्वत है, कर्नाटक में ब्रह्मगिरी पर्वत है, ब्रह्मगिरी पर्वत है, ब्रह्मगिरी पर्वत के पास से निकलती हैं और ये कहाँ जाती है? बंगाल की खाड़ी में चली जाती है, बंगाल की खाड़ी में। गोदावरी नदी के बारे में बातचीत करें तो ये भी महाराष्ट्र के, जब हम आपसे बातचीत करते हैं तो कहाँ के? तो हम कहेंगे ये महाराष्ट्र के जो नासिक है, नासिक जिले के पास में। और नासिक जिले में अगर हम कहें तो त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है? त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी है, त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से निकलती हैं और ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। और जब महानदी के बारे में हम आपसे बातचीत करते हैं तो इसके बारे में आपको बताना है कि महानदी कहाँ से निकलती है, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर हम आपसे उम्मीद करेंगे कि महानदी का उद्गम कहाँ से होता है और ये कहाँ पर किस नदी से मिलती है। तो दक्षिण गंगा के बारे में कहें तो गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं और ये लगभग 1465 किलोमीटर, कितना? 1465 किलोमीटर, 65 है, 65 है, किलोमीटर की दूरी क्या होती है? बहती हैं, इतना दूरी तय करती हैं, ठीक है। 18 नंबर की बात करते हैं। 18 नंबर देखिए, कह रहे पाक जलडमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करता है? कह रहे पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान से तो रेड क्लिफ लाइन अलग करती है। पाकिस्तान से कौन अलग करता है? रेड क्लिफ लाइन। मालदीव की बातचीत करें तो मालदीव और भारत को अलग करने का काम 8 डिग्री चैनल करता है। मालदीव और भारत को अलग करने का काम कौन करता है? 8 डिग्री चैनल करता है, 8 डिग्री चैनल करता है। भारत और श्रीलंका जो है वो पाक जलडमरू मध्य से अलग होते हैं, भारत और श्रीलंका। और बांग्लादेश के मध्य में भी अगर हम आपसे बातचीत करें तो बांग्लादेश
जो कि पाकिस्तान का हिस्सा था, रेड क्लिफ लाइन वहां भी देखने को मिलेगी। कौन सी लाइन? रेड क्लिफ लाइन वहां भी आपको देखने को मिलेगी। अगला 19 नंबर की तरफ चलते हैं। थोड़े से और चैनल अगर आप कहिए तो बता दें। जैसे 60 डिग्री जो चैनल है, 60 डिग्री चैनल जो है लिटिल अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है, ठीक है। वहीं अगर हम 10 डिग्री चैनल की बातचीत करें तो अंडमान को निकोबार से अलग करता है। 9 डिग्री चैनल जो है मिनिकॉय को शेष लक्षद्वीप से अलग करेगा। कवरत्ती द्वीप कहेंगे, मेन जो लैंड है लक्षद्वीप का उससे अलग करेगा। कौन सा? 9 डिग्री चैनल, ठीक। चलो, भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन इंडिया? केरल, पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु। तो दिए गए ऑप्शंस में बातचीत करें, सब लोग पढ़े असम की चाय, असम की चाय। और असम जो है अकेले 50% से अधिक चाय का उत्पादन करता है, 50% से अधिक चाय का उत्पादन करता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है पश्चिम बंगाल। दूसरे नंबर पर कौन आता है? पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल के बाद तमिलनाडु और केरल भी आते हैं। तीसरे नंबर पर आपका तमिलनाडु और चौथे नंबर पर आपका केरल। तो भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उत्तर आएगा सर, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो असम है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, 20 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। करें, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? देख लीजिएगा, जोग फॉल्स इज लोकेटेड ऑन विच रिवर? शरावती रिवर, कावेरी नदी, कृष्णा नदी, गोदावरी, किस पर है? तो जो सर जोग जलप्रपात जो है वो लगभग 253 मीटर ऊंचा है। कितना? 253 मीटर ऊंचा है। और ये शरावती नदी पर है। कहां पर है? शरावती नदी पर देखने को मिलता है। मतलब 20 नंबर का ए उत्तर हो जाएगा। चलिए 21 की तरफ चलते हैं, 21 नंबर की तरफ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र के संबंध में क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि कुडनकुलन परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द कुडनकुलन न्यूक्लियर पावर प्लांट लोकेटेड? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, कहां पर है? बताओ, सोचो, बताओ, तब सोच के बताना है, ठीक है। देखिए, अगर हम आपसे बातचीत करें तो कुडनकुलन जो है ये अगर हम आपसे कहें तो सर ये तमिलनाडु में, कहां पर है? तमिलनाडु राज्य में है। लेकिन एक आंध्र प्रदेश में भी परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जिसका हम क्या नाम है? तो हम कहेंगे कोरवाड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहेंगे। क्या कहेंगे? या कोवाड़ा, कोवाड़ा या कोवाड़ा, आपको कोवाड़ा कह लो या कोवाड़ा, कोवाड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। ये कहां पर है? परमाणु ऊर्जा संयंत्र आंध्र प्रदेश में। परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है ये आंध्र प्रदेश में। कर्नाटक की बातचीत करें, कर्नाटक में एक बहुत फेमस है कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, परमाणु ऊर्जा संयंत्र। केरल में कोई है नहीं, एक प्रस्तावित है जिसका नाम अगर हम कहें चीमेनी। क्या नाम है? चीमेनी, प्रस्तावित है, ध्यान समझिएगा, चीमेनी परमाणु ऊर्जा संयंत्र, परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ठीक है। इमिशन को कम करने के उद्देश्य से लगातार हमको क्या करना है? अब भाई एनटीपीसी जैसे नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है, और लगातार बढ़ती विद्युत आपूर्ति, विद्युत की मांग को काउंटर करने के लिए, उसकी सप्लाई करने के लिए हमारे पास में या तो सोलर विकल्प बचता है। अगर इमिशन नहीं करना, इमिशन का मतलब अगर हमको कार्बन का इमिशन नहीं करना है, अगर हमको बहुत ज़्यादा प्रदूषण नहीं फैलाना है, तो हमको अब वो कम करना पड़ेगा। मतलब कोयले से जो हमारा उत्पादन का कार्य होता है उसको कम करना पड़ेगा। तो इसीलिए सरकार जो है वो सोलर की तरफ, विंड की तरफ, है ना, हाइड्रो की तरफ, और अगर हम बड़ी बातचीत करें तो आप इसमें देखोगे परमाणु ऊर्जा संयंत्र की तरफ लगातार बढ़ रही है। इसीलिए सरकार ने अभी हाल ही में आप देखेंगे निजी क्षेत्र को भी परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में विद्युत उत्पादन की मंजूरी के लिए एक अधिनियम पारित किया है। फरवरी में ही पारित किया गया, ठीक है। चलते आगे, 21 नंबर के बाद 22 नंबर, 22 नंबर। किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है? बढ़िया प्रश्न है ये भी क्वेश्चन। सोलर सिस्टम से विच प्लैनेट इज नोन एज अर्थ ट्विंस? मंगल, शुक्र, पृथ्वी, बृहस्पति। तो सोलर सिस्टम में 8 ग्रह, कितने ग्रह? 8 ग्रह। इन 8 ग्रहों को आप 2 हिस्सों में बांटकर पढ़ सकते हो। एक हिस्सा होता है जिसको आप कहते हो इनर प्लैनेट। क्या कहते हो? इनर प्लैनेट। इनर प्लैनेट का मतलब आंतरिक ग्रह। एक होते जोवियन प्लैनेट, जोवियन प्लैनेट। इसको इनर प्लैनेट को आप कहोगे रॉकी प्लैनेट या चट्टानी ग्रह, चट्टानी ग्रह क्या कहोगे? और वहीं जोवियन प्लैनेट को आप क्या कहोगे? गैसीय ग्रह,
गैसीय ग्रह। तो जो सूर्य के सबसे पास हैं उनको इनर प्लैनेट, आंतरिक ग्रह। जैसे सूर्य के सबसे पास है बुध, फिर शुक्र, शुक्र के बाद कौन है? पृथ्वी है, और पृथ्वी के बाद फिर कौन है? मंगल। इन 4 ग्रहों को इनर प्लैनेट। इसके बाद जो है वो कौन सा है? इसके बाद जब हम आपसे बातचीत करते हैं तो मंगल के बाद कौन सा है? सोचो भाई, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, मंगल के बाद कौन है? बताओ भाई। तो आप सर कहोगे, एक तो यहां पर हम कहेंगे या तो आप जुपिटर से शुरू करो। जुपिटर, जुपिटर मतलब बृहस्पति, बृहस्पति। एक होता है सैटर्न, शनि, सैटर्न शनि, ठीक। इसके साथ साथ एक होता है यूरेनस, और एक होता है नेपच्यून। हमारे पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा जो ग्रह है उसको बृहस्पति कहते हैं। इसमें लगभग 1000 पृथ्वी समा जाएंगी। और पृथ्वी की जुड़वा ग्रह किस ग्रह को कहते हैं? जब हम इसकी बातचीत करते हैं तो आप देखोगे पृथ्वी की जुड़वा जो बहन होती है उसको शुक्र ग्रह को कहते हैं। किसको कहते हैं? शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन के रूप में ट्रीट करते हैं, ठीक। मंगल ग्रह को हम रेड प्लैनेट भी कहते हैं। मंगल ग्रह को क्या कहते हैं? इसको रेड प्लैनेट, लाल ग्रह। क्यों रेड प्लैनेट क्यों कहते हैं? तो सर रेड प्लैनेट, और इसके जो हैं इसके 2 उपग्रह हैं। एक का नाम है फोबोस और डीमोस। एक इसके मात्र 2 उपग्रह हैं। एक का नाम क्या है? फोबोस और डीमोस। फोबोस और डीमोस। और आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसको हम लाल ग्रह कहते हैं। बृहस्पति के बारे में बातचीत करें, बृहस्पति एक गैसीय ग्रह है और इसके 97 प्लैनेट है। कितने? 97 उपग्रह इसके हैं, ठीक है। शनि के बारे में बातचीत करें, एक वलयाकार देखेंगे एक ग्रह देखने को मिलेगा। इसके लगभग 274 उपग्रह अब तक डिस्कवर किए जा चुके हैं। और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? तो एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। एक उपग्रह है जिसका नाम क्या है? मून या चंद्रमा, ठीक। तो उत्तर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 22 का बी आंसर सही हो जाएगा। 23 की तरफ चलते हैं। फिर बढ़िया क्वेश्चन है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहां पर है? ये भी फिर बढ़िया क्वेश्चन दे दिया है। कह रहा है साइलेंट वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन, कह रहे हैं कि उत्तराखंड में है, केरल में है, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में। कहां पर है आपको बताना है। देखिए जब हम आपसे इस तरीके के प्रश्न की बातचीत करेंगे तो यहां पर हम ढेर सारे नेशनल पार्क को एक साथ करा देंगे। जैसे उत्तराखंड के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क कौन कौन है? तो आप कहेंगे एक है गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क। थोड़ा सा 1 मिनट रुकिएगा, हाँ अब आएगा। एक है गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, पशु विहार नेशनल पार्क। नेशनल पार्क नहीं लिख रहा हूं। एक है गंगोत्री नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क है, गंगोत्री नेशनल पार्क। इसके बाद एक बातचीत करें तो वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क है, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क है, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। इसके साथ साथ अगर हम आपसे बातचीत करें, एक है नंदा देवी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क है। नंदा देवी नेशनल पार्क के साथ साथ बातचीत करें तो एक है राजाजी नेशनल पार्क है, एक है राजाजी नेशनल पार्क। एक है जिम कार्बेट नेशनल पार्क, जिम कार्बेट नेशनल पार्क, जिम कार्बेट नेशनल पार्क। ये उत्तराखंड के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है। जम्मू कश्मीर के राष्ट्रीय उद्यान महत्वपूर्ण कौन है? जम्मू कश्मीर के बारे में बातचीत करें, एक है सलीम अली नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क, ठीक। सलीम अली नेशनल पार्क के साथ साथ एक है दाचीगम नेशनल पार्क, दाचीगम नेशनल पार्क है। दाचीगम नेशनल पार्क साथ साथ एक है हेमिश नेशनल पार्क, हेमिश नेशनल पार्क। ये जो है ये जम्मू कश्मीर के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं। हिमाचल के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क कौन कौन से? तो हिमाचल के आप देखेंगे, एक है इंदर किला नेशनल पार्क, इंदर किला नेशनल पार्क। इंदर किला के बाद देखेंगे एक है जिसको आप कहेंगे खीर गंगा नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क है, खीर गंगा नेशनल पार्क, ठीक। खीर गंगा के बाद आप देखेंगे एक देखेंगे पिन वैली नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क। पिन वैली नेशनल पार्क के बाद देखेंगे ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, हिमालयन नेशनल पार्क है।
ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के साथ साथ एक है सिमबाल बाला नेशनल पार्क। शिमबाल बाला नेशनल पार्क, ये महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश के, ये दो लाइन में हिमाचल प्रदेश, ठीक है। केरल के बारे में बातचीत करें तो एक तो है पेरियार नेशनल पार्क, पेरियार के साथ साथ बातचीत करें एक है इराविकुलम नेशनल पार्क, इराविकुलम नेशनल पार्क है। इराविकुलम नेशनल पार्क के साथ साथ बातचीत करें तो एक है साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, एक है अनाई मुड़ी सोला नेशनल पार्क है, अनाई मुड़ी सोला नेशनल पार्क है, ठीक, अनाई मुड़ी सोला नेशनल पार्क है। इसके साथ साथ बातचीत करें तो एक है मथिकेटन सोला नेशनल पार्क है, मथिकेटन सोला नेशनल पार्क है। एक और नेशनल पार्क है जिसका नाम है पम्बदुम सोला नेशनल पार्क। क्या नाम है? पम्बदुम सोला नेशनल पार्क, यहां लिख देता हूं, पम्बदुम सोला नेशनल पार्क, पम्बदुम सेला शोला नेशनल पार्क। तो अब दिए गए ऑप्शंस में उत्तर सर हो जाएगा केरल, केरल में ही आप देखोगे साइलेंट वैली नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। तो 23 नंबर का आंसर हो जाएगा बी। याद रहेगा, भूलोगे तो नहीं भाई। देख लो एक बार स्क्रीन, देख लो सब लोग, जिसको जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले ले, क्योंकि बढ़िया क्वेश्चन है, यहां से प्रश्न आपका पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन अगला देखो क्या है, 23 नंबर की तरफ, 23 के बाद 24। भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की पूछ रहा है ना, और आपको उत्तर करना है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विच इज लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया? ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, सिंधु, कौन सी? तो सर दिए गए ऑप्शंस में तो सबसे लंबी नदी गंगा है। गंगा लगभग 2525 किलोमीटर प्रवाहित होती हैं, और जब हम आपसे बातचीत करते हैं तो ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती हैं, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती हैं, और गंगोत्री ग्लेशियर से निकलने के बाद ये धीरे धीरे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल होते हुए कहाँ, बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में क्या करती हैं, ये मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी सर, ये अगर हम आपसे बातचीत करें तो एक है मानसरोवर ग्लेशियर के पास, मानसरोवर ये तिब्बत में है, चेमा युंगडुंग, क्या नाम है, चेमा थुंगडुंग, चेमा थुंगडुंग, चेमा थुंगडुंग ग्लेशियर का नाम है। इस ग्लेशियर में देखेंगे कहां से निकलेंगी तो हम कहेंगे चेमा थुंगडुंग ग्लेशियर, ये मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर के पास है, मानसरोवर के पास से निकलती हैं, तिब्बत वाला क्षेत्र है, ठीक है। और ये अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करते हैं, अरुणाचल प्रदेश में जब एंट्री करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में इनका नाम है दिहांग या शियांग, दिहांग या सियांग, इनका अरुणाचल प्रदेश में नाम क्या है, इन्हीं का नाम है दिहांग या सियांग, दिहांग या शियांग इनका नाम अरुणाचल प्रदेश में। बाद में ये बहती बहती आती हैं और बांग्लादेश में पद्मा से मिल जाती हैं। किससे मिल जाती हैं? बांग्लादेश में, ये जो है बांग्लादेश में पद्मा नदी से, पद्मा मतलब गंगा जी, बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है गंगा जी, और इसी पद्मा नदी से मिल जाती हैं। तो पद्मा हो गई तो मतलब स्वाभाविक सी बात है बे ऑफ बंगाल तक जाएंगी। गोदावरी नदी के बारे में बता चुके हैं। सिंधु नदी जो है वो मानसरोवर कैलाश पर्वत के पास से निकलती हैं, मानसरोवर कैलाश पर्वत के पास से निकलती हैं, और आप देखोगे ये जो है पाकिस्तान में प्रवाहित होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। कहां पर? अरब सागर में, अरब सागर में ये गिरती, अरब सागर में। अब आपसे पूछा था कि इस भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तो उत्तर आएगा गंगा जी भारत की सबसे लंबी नदियों में से एक है, ठीक। 25 तरफ चलते हैं। कौन सा भारतीय राज्य अधिकतम राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? कौन सा भारतीय राज्य अधिकतम राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। देखो दिए गए ऑप्शंस में बातचीत करें तो दिए गए ऑप्शंस में उत्तर प्रदेश अधिकतम राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। और उत्तर प्रदेश के बारे में जब बातचीत करते हैं तो 8 राज्य प्लस 1 यूटी के साथ, तो टोटल 9 इकाइयों के साथ, 9 प्रशासनिक इकाइयों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ये 9 इकाइयां क्या हैं? तो पहले उत्तर प्रदेश का पड़ोसी है जिसको हम कहेंगे बिहार, इसको मत भूलना, पूर्वी साइड में, ठीक। बिहार के बाद सर ऊपर चले जाओ, उत्तर साइड में उत्तराखंड है हमारा, यूके, क्योंकि उत्तर प्रदेश से काटकर उत्तराखंड को अलग किया गया तो बाउंड्री शेयर करेगा। हिमाचल प्रदेश,
देखोगे सहारनपुर से बाउंड्री शेयर करता है। हरियाणा, हरियाणा HR का मतलब हरियाणा। राजस्थान, आगरा से सीधे एंट्री कर जाओ, मथुरा से एंट्री कर जाओ, राजस्थान। मथुरा, राजस्थान के बाद दिल्ली, UT का मतलब दिल्ली हो जाएगा। फिर एक है मध्य प्रदेश, नीचे दक्षिण की तरफ चलोगे तो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से काट करके एक राज्य बनाएगा जिसका नाम है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। और एक और है बिहार से काट कर एक राज्य बनाएगा झारखंड। तो दिए गए ऑप्शंस में देखो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक UT का मतलब दिल्ली, दिल्ली भी लिख लो। दिल्ली से भी इसकी बाउंड्री क्या होती, DELHI, दिल्ली से भी इसकी बाउंड्री टच होती। मध्य प्रदेश के बारे में बातचीत करें तो मध्य प्रदेश से देखोगे बेसिकली 5 राज्यों की क्या होती, सीमा लगती। ये 5 राज्य कौन है, तो सर एक तो उत्तर प्रदेश हो गया, और मध्य प्रदेश से काट करके बनाया गया था छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। सर उत्तर प्रदेश से जब हम महाराष्ट्र की तरफ जाते हैं तो बीच में क्या देखने को मिलेगा, मध्य प्रदेश पड़ता है। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है अगर झांसी से आप होते हुए जा रहे हो या प्रयागराज से होते हुए जा रहे हो तो झांसी ये वाले रूट में, या फिर इधर प्रयागराज वाले में, तो MP ये मतलब महाराष्ट्र पड़ेगा। महाराष्ट्र के साथ साथ सर गुजरात भी पड़ेगा, गुजरात है गुजरात के साथ साथ बातचीत करें तो एक और राज्य है राजस्थान। इन 5 राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर करता है। वहीं राजस्थान की बातचीत करें तो राजस्थान भी 5 राज्यों के साथ ही 5 अन्य राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। कौन सा, एक तो पंजाब हो गया सर, पंजाब के साथ साथ दूसरा अगर हम कहें, दूसरा क्या, हरियाणा। सर उत्तर प्रदेश को क्यों भूल जाते हैं, उत्तर प्रदेश बिल्कुल उत्तर प्रदेश है। सर MP, जब MP की बाउंड्री राजस्थान से लगती है तो राजस्थान की बाउंड्री भी MP से लगेगी। और MP के साथ साथ सर गुजरात, राजस्थान की सीमा गुजरात से भी लगती, किससे, गुजरात से। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5। और महाराष्ट्र के बारे में बातचीत करें तो महाराष्ट्र की सीमा 7 राज्यों के साथ लगती, जिनमें सबसे पहला महाराष्ट्र को 2 हिस्सों में तोड़ा गया गुजराती भाषियों के लिए, गुजरात। गुजरात के बाद सर मध्य प्रदेश में तो एंट्री करके जाएंगे, है ना। फिर सर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के साथ साथ बातचीत करें सर गोवा, गोवा के साथ साथ बातचीत करें सर कर्नाटक, कर्नाटक के साथ साथ बातचीत करें सर तेलंगाना, तेलंगाना। और सर एक UT है जिसका नाम है दादरा नगर हवेली, एक UT से भी बाउंड्री शेयर होते हैं। तो देख लो 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गया, ठीक। तो गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना और ये दादरा नगर हवेली। तो कितना हो गया टोटल, 7 प्रशासनिक इकाई। तो दिए गए ऑप्शंस में जब हम आपसे बातचीत करते हैं 9, टोटल 9 प्रशासनिक इकाइयों के साथ अपनी सीमा साझा सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य करेगा, तो उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे अधिक 9 प्रशासनिक इकाइयों, 9 राज्यों के साथ, 9 राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के साथ सीमा शेयर होती। अगला 26 की तरफ चलते हैं, 26 नंबर की तरफ। भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कौन सी है, बढ़िया प्रश्न है, ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है। भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कौन सी है, कह रहे हैं ऑप्शन है हल्दिया, कोयाली, डिगबोई, मथुरा। तो सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी की बातचीत करें तो असम की डिगबोई है, और ये जो है 11 दिसंबर 1901 को स्थापित की गई थी, 11 दिसंबर 1901 को। मथुरा में भी एक तेल रिफाइनरी है, और मथुरा की तेल रिफाइनरी जो है इंडियन ऑयल वाली है, क्या नाम है, इंडियन ऑयल, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, OIL, ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की बातचीत करें तो इसकी स्थापना 1982 में हुई थी, 1982 में, ठीक है। तो भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी के बारे में कहेंगे तो डिगबोई भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरियों में से एक है। अगला, पीली क्रांति किसके उत्पादन से जुड़ी हुई, द येलो रिवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद विच, विद द प्रोडक्शन ऑफ, कह रहे हैं दलहन उत्पादन से जुड़ी हुई है, तिलहन उत्पादन से जुड़ी हुई है, फलों के उत्पादन से और सोना के उत्पादन से, किससे के उत्पादन से जुड़ी हुई। तो हम कहेंगे कि जो येलो रिवोल्यूशन है, ये जो येलो रिवोल्यूशन है वो किससे जुड़ी हुई है, तो हम कहेंगे सर येलो रिवोल्यूशन जो है वो तिलहन के उत्पादन से जुड़ी हुई। फलों के उत्पादन से अगर हम आपसे बातचीत करें तो फलों के उत्पादन से हम कहेंगे सर गोल्डन रिवोल्यूशन है, कौन सी, गोल्डन रिवोल्यूशन, गोल्डन रिवोल्यूशन, ठीक है। वहीं कुछ और अगर हम आपसे बातचीत करें, खाद्यान्न बता ही चुके हैं, दूध बता चुके हैं, मछली बता ही चुके हैं। उर्वरक के उत्पादन से भूरी क्रांति, उर्वरक के उत्पादन से कौन सी क्रांति जुड़ी हुई है सर, भूरी क्रांति।
भूरी क्रांति, ग्रे रिवोल्यूशन उर्वरक के उत्पादन से जुड़ी हुई, ठीक। अंडे के उत्पादन से सिल्वर रिवोल्यूशन, पेट्रोलियम के उत्पादन से ब्लैक रिवोल्यूशन। पेट्रोलियम के उत्पादन से कौन सी क्रांति जुड़ी हुई सर? कृष्ण क्रांति कह लीजिए या ब्लैक रिवोल्यूशन कह लीजिए, ब्लैक रिवोल्यूशन कह लीजिए। सर गुलाबी क्रांति भी होती है, हाँ गुलाबी क्रांति भी होती है, किससे जुड़ी होती है? प्याज या झींगा मछली उत्पादन से, प्याज या झींगा मछली उत्पादन से जुड़ी होती है। प्याज या झींगा मछली के उत्पादन से कौन सी क्रांति? गुलाबी रिवोल्यूशन, पिंक रिवोल्यूशन होती है, ठीक है। एक गोल क्रांति भी होती है, हाँ बिल्कुल गोल क्रांति होती है, और गोल क्रांति जो होती है वो आलू उत्पादन से जुड़ी होती है, पोटैटो प्रोडक्शन से जुड़ी हुई होती है। दिए गए ऑप्शंस में जो आपकी येलो रिवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द ऑयल सीड्स प्रोडक्शन, ठीक है, विद द प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड कह लीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन में क्या कह रहे हैं? 6 राज्यों से, 7 राज्यों से, 8 राज्यों से, 9। तो ऑप्शंस तो हो जाएगा 8 राज्यों से। एक ट्रिक है, मैंने भी याद किया है, बार बार मैं भूल जाता था, मैं भी आपको बता देता हूँ, शायद मैंने बताया भी होगा पहले भी कभी सेशन में। एक है मित्र पर गमछा झार, ट्रिक है मित्र पर गमछा और झार। गिन लो। माँ से अगर कहेंगे तो मित्र पर, जब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं तो माँ फॉर कहेंगे मिजोरम, क्या कहेंगे? मिजोरम, मिजोरम। त्रा फॉर त्रिपुरा, 2 राज्य हो गए। पा फॉर पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। रा फॉर राजस्थान, 4 राज्य हो गया, राजस्थान। गा फॉर गुजरात, गुजरात। एक मिनट रुको, आजकल मोदी भी गड़बड़ कर रहे हैं, हमारा पेन भी गुजरात लिखते समय बड़ा गड़बड़ कर रहा है। गुजरात एपिस्टीन फाइल में नाम आने के बाद से बहुत गड़बड़ हो गए। मा फॉर मध्य प्रदेश, छा फॉर छत्तीसगढ़, और झा से झारखंड, झारखंड। तो गिन लो कितने राज्य हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती, 8 राज्यों से होकर गुजरती, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है 29 नंबर। भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? झारखंड है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान। कौन सा राज्य है भारत में जो सबसे ज्यादा क्या करता है? बॉक्साइट का उत्पादन करता है। जल्दी से आंसर करो, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ना है। 29 का आंसर करिएगा, तेजी के साथ करो। तो आप देखेंगे भारत में सबसे बड़ा जो बॉक्साइट का उत्पादक राज्य है वो कौन है? उड़ीसा है। उड़ीसा के बारे में अगर हम आपसे बातचीत करें तो आप देखेंगे उड़ीसा लौह उत्पादन में भी टॉप करता है, ठीक है। क्या कहेंगे? उड़ीसा लौह अयस्क का भी सबसे अधिक उत्पादन करता है, लौह अयस्क का भी भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम कोयला के बारे में बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा कोयला का उत्पादन भी उड़ीसा करता है, लेकिन कोयला का जो भंडार है, सबसे अधिक जो भंडार है वो झारखंड में। कहां पर है? झारखंड में। कोयला का भंडार सबसे ज्यादा कहां है? झारखंड में, ठीक है। चले आगे। और उड़ीसा उत्पादक कैटेगरी में, और लौह अयस्क में अगर हम आपसे बातचीत करें, उत्पादक व भंडार दोनों है उड़ीसा में। सबसे ज्यादा लौह अयस्क का उत्पादन भी कौन करता है? उड़ीसा, और भंडार भी वहीं। वहीं अगर हम अगली बातचीत करें तो अगला देखेंगे एक राजस्थान है। राजस्थान में देखोगे वोल स्टोनाइट, सीसा जस्ता, वोल स्टोनाइट, स्टोनाइट के प्रोडक्शन में टॉप पर है। सीसा जस्ता के प्रोडक्शन में, सीसा जस्ता के प्रोडक्शन में टॉप पर है। इसके साथ साथ जिप्सम चांदी, रॉक फॉस्फेट, जिप्सम चांदी, रॉक फॉस्फेट के भी उत्पादन में भी क्या है? टॉप पर आपको देखने को मिलेगा। दिए गए ऑप्शंस में उड़ीसा जो है वो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। 30 नंबर की तरफ चलते हैं, 30 नंबर की तरफ। कह रहे कौन सी पर्वत श्रृंखला
कौन सी पर्वत श्रृंखला उत्तर और दक्षिण के बीच विभाजक का कार्य करती है? हिमालय, विंध्य, सतपुड़ा, अरावली। बिना सोचे समझे कहोगे सर विंध्य पर्वतमाला उत्तर को दक्षिण से बांटने का कार्य करती, विभाजक के रूप में कार्य करती। ठीक है, 31 नंबर की तरफ चलते हैं, 31 नंबर की तरफ। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? बढ़िया प्रश्न है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ, ये प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं। कह रहे हैं ताप्ती नदी पर है, माही नदी पर, नर्मदा, साबरमती। देखिए, जब हम आपसे बातचीत करते हैं, ताप्ती नदी पर दो महत्वपूर्ण बांध हैं गुजरात में बने हुए। कौन से? उकाई बांध और काकरा पार। एक है उकाई बांध और उकाई बांध के साथ साथ एक क्या है? काकरा पार। काकरा पार बांध, ये दो बांध कहां पर है? ताप्ती नदी पर बने। ठीक है, माही नदी के बारे में बातचीत करें तो आप देखोगे बजाज सागर बांध देखने को मिलेगा, बजाज सागर बांध देखने को मिलेगा। ये उकाई बांध और काकरा पारा बांध जो है वो गुजरात में है। बजाज सागर बांध और कडाना बांध जो है ये भी आपको देखने को मिलेगा। कडाना बांध, कडाना बांध जो है ये भी गुजरात में। कहां पर है? गुजरात में। ठीक है, और बजाज सागर जो बांध है वो राजस्थान में। नर्मदा नदी पर आप देखोगे सरदार सरोवर बांध देखने को मिलेगा। सरदार सरोवर बांध कहां देखने को मिलेगा? नर्मदा नदी पर देखने को मिलेगा। और साबरमती के बारे में जब हम आपसे बातचीत करें, एक है धरोई बांध गुजरात में, मुख्य नदी गुजरात की है साबरमती, तो धरोई बांध है गुजरात में। और इसके साथ साथ एक है वासन बैराज। क्या नाम है? वासन बैराज। ये मुख्य है और दिए गए ऑप्शंस में सी उत्तर इसका सही हो जाएगा। 32 की तरफ चलते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं विच सिटी इज नोन एज द सिल्वर सिटी ऑफ इंडिया। भारत के किस शहर को सिल्वर सिटी का के नाम से जाना जाता है? कटक को, सूरत को, मैसूर को, हैदराबाद को। हैदराबाद को तो सिटी ऑफ निजाम कहते हैं, निजाम का शहर। ये आपको सिटी ऑफ निजाम, सिटी ऑफ निजाम्स। ठीक, सिटी ऑफ निजाम्स कह दो, इसको थोड़ा रफ कर दें। चले आगे। वहीं सूरत के बारे में बातचीत करें, इसको डायमंड सिटी के रूप में देखते हैं, हीरा शहर। इसको क्या कहते हैं? डायमंड सिटी कहते हैं। दुनिया का लगभग 90% हीरा यहीं पर काटा और पॉलिश किया जाता है। वहीं कटक की बातचीत करें तो कटक को हम सिल्वर सिटी के रूप में ट्रीट करते हैं। किसके रूप में? सिल्वर सिटी के रूप में हम ट्रीट करते हैं। ठीक है, सिल्वर सिटी के रूप में ट्रीट करते हैं। मैसूर अपने महारथी योद्धाओं के लिए जाना जाता है और एक महारथी योद्धा जिसने अंग्रेजों को लोहे के चने चबवाए थे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान, टीपू सुल्तान था। तो अपने युद्धों के लिए फेमस है। दो महान एक प्रकार से योद्धा हुए हैं, जिनमें से एक टीपू सुल्तान अपनी योग्यता और अपनी युद्ध कलाओं के लिए बहुत, अपने पराक्रम के लिए भारत में, भारतीय इतिहास में इसका एक महत्वपूर्ण स्थान देखने को मिलता है। ठीक है, आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है 33। कह रहे मुंडन थुराई टाइगर रिजर्व किस राज्य में? अब मुंडन थुराई टाइगर रिजर्व किस राज्य में? कह रहे हैं केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में। तो हम कहेंगे सर ये तो तमिलनाडु में है, तो उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। भारत में टोटल कितने टाइगर रिजर्व हैं? भारत में टोटल टाइगर रिजर्व कितने हैं? टोटल टाइगर रिजर्व कितने हैं? तो सर टोटल टाइगर रिजर्व तो 58 है। कितने? 58। और इन टाइगर रिजर्व में 2022 का सेंसस, क्योंकि अभी 2025 का आंकड़ा रिलीज नहीं हुआ, वो जून जुलाई तक रिलीज होगा 2026 में। तो लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार जो हमारे पास है 3682 टाइगर भारत में है, जिसमें से सबसे अधिक टाइगर जो है वो मध्य प्रदेश में, कितने? लगभग 785 टाइगर। और उसके बाद कर्नाटक में है, और कर्नाटक में कितने? 563 टाइगर हैं। कितने? 563 टाइगर देखने को मिलते हैं। 34 नंबर की तरफ चलते हैं। 34 नंबर कह रहे हैं कि 34 नंबर कह रहे हैं, देखो क्या कह रहे हैं, एक मिनट, हाँ चलो। कह रहे हैं पूर्वी तट पर स्थित किस बंदरगाह को सभी बंदरगाहों का रत्न या प्राकृतिक बंदरगाह कहा जाता है? प्राकृतिक बंदरगाह कौन है? विच पोर्ट इज नोन एज द जेवल ऑफ ऑल पोर्ट्स और नेचुरल हार्बर ऑन द ईस्ट कोस्ट? ईस्ट कोस्ट करें कोलकाता, पारादीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई। तो बिना सोचे समझे हम कह सकते हैं सर विशाखापट्टनम जो है, यही जो है, इसी को हम क्या कहते हैं, ये जो आंध्र प्रदेश वाला है,
यही सभी बंदरगाहों का रत्न है। और प्राकृतिक बंदरगाह आंध्र प्रदेश वाला, ठीक है, आंध्र प्रदेश वाला जो है यही क्या है, यही आप देखोगे इसी को सभी बंदरगाहों का रत्न या प्राकृतिक बंदरगाह, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जानते हैं कौन सा है? कौन बताएगा? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, लार्जेस्ट पोर्ट है मुंद्रा। मुद्रा नहीं, मुंद्रा कहां पर है? गुजरात में है। अच्छा, भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कौन है? कंटेनर पोर्ट, सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट सर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई। कौन सा? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई। अच्छा, एक और क्वेश्चन सर बनता है, सर पूर्वी तट पर कृत्रिम बंदरगाह जो है, सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? पूर्वी तट पर सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन है? बंदरगाह कौन सा है भाई? तो हम कहेंगे सर कृष्णापट्टनम आंध्र प्रदेश में। कृष्णापट्टनम आंध्र प्रदेश में, कृष्णापट्टनम है आंध्र प्रदेश का, ठीक है, कृष्णापट्टनम आंध्र प्रदेश में। ये भारत का आप देखेंगे क्या देखने को, सॉरी यहां पर गड़बड़ हो गया। हम यहाँ पर सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कह रहे हैं। सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह जो है वो कृष्णापट्टनम नहीं है, सबसे पुराना जो बंदरगाह है कृत्रिम वो चेन्नई पोर्ट है। इसको साफ करके लिख लो, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो गड़बड़ नहीं करके आना। देखो भाई मिस्टेक हो गया हमसे थोड़ा सा, इसके लिए हम अपोलाइज कर रहे हैं और आपको ध्यान देना है। ये मिस्टेक जैसे मुझसे हो गई थोड़ा सा, सबसे पुराना बंदरगाह और सबसे गहरे बंदरगाह में हो गया, तो हम कहेंगे ये जो है चलो अब लिख लेते हैं। तो सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन है? हम कहेंगे चेन्नई बंदरगाह है। कौन सा है? चेन्नई पोर्ट सबसे पुराना बंदरगाह है पूर्वी तट का, ठीक है। और सबसे गहरा बंदरगाह कौन है? तो कहेंगे कृष्णापट्टनम आंध्र प्रदेश का है, लगभग 18.5 मीटर गहरा है। 18.5 मीटर गहरा है, ठीक है। अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। झरिया कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? झरिया कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित? पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में। तो झरिया जो है वो झारखंड में, कहाँ पर है? झारखंड में। पश्चिम बंगाल में जो कोयला फील्ड है उसको रानीगंज के नाम से जानते हैं, रानीगंज के नाम से। उड़ीसा में तालचेर कहेंगे, क्या कहेंगे? तालचेर कहेंगे, तालचेर। और छत्तीसगढ़ वाले की बातचीत करें तो यहाँ पर जो है एक भिलाई इस्पात संयंत्र है, भिलाई इस्पात संयंत्र, इस्पात संयंत्र की स्थापना, इस्पात संयंत्र, इसकी स्थापना देखोगे सेकंड 5 ईयर प्लान के दौरान की गई थी। सेकंड 5 ईयर प्लान के दौरान की गई थी। 35 का सी। 36 की तरफ चलते हैं, 36 नंबर। कह रहे कंचनजंगा चोटी भारत के किस राज्य में? तो कंचनजंगा चोटी जो है कह रहे हैं उत्तराखंड में है, हिमाचल प्रदेश में है, सिक्किम में है, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? तो उत्तर आएगा सर सिक्किम में है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी यही है कंचनजंगा, 8,586 मीटर, 8,586 मीटर, ठीक है। और पाक ऑक्युपाइड अगर कश्मीर को मान के चले तो भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है K2, और K2 को मैं लिख दे रहा हूँ POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, 8,611 मीटर ऊंची। अच्छा, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी जो है वो नंदा देवी है। कौन सी है? नंदा देवी पर्वतमाला। ये नंदा देवी की ऊंचाई कितने हैं? 7,816 मीटर देखने को मिलती। हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो कहेंगे रियो पुरगिल, रियो पुरगिल, रियो पुरगिल। और रियो पुरगिल की ऊंचाई कितनी है? तो 6816 मीटर, 6816 मीटर। अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो हम कहेंगे माउंट कांगटो। क्या कहेंगे? माउंट कांगटो, माउंट कांगटो है, कांगटो। ये लगभग 7,090 मीटर ऊंची है, 7,090 मीटर ऊंची देखने को मिलती है। तो ये हमारे कुछ भारत की महत्वपूर्ण सबसे ऊंची चोटियों में से एक है। अब सिक्किम भारत की सबसे ऊंची चोटी है, और कंचनजंगा जो है कंचनजंगा पर्वत चोटी जो है सबसे ऊंची भारत की पर्वत चोटी है, जो कहाँ पर है? जो सिक्किम में लोकेटेड है, ठीक है। चलो आगे 37 की तरफ बढ़ते हैं। भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन है? दोनों पूछ रहा है, ठीक है।
तो ऑप्शन कह रहे हैं हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। अब इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं था हम लोगों को, आंसर सीधा जम्मू कश्मीर देना था, जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर भारत का सबसे बड़ा केसर उत्पादक राज्य या संघ शासित प्रदेश है। 38, राणा प्रताप सागर डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर। कह रहे हैं कि जो राणा प्रताप सागर डैम है वो किस नदी पर बना हुआ है? बनास नदी पर, चंबल नदी पर, केन और बेतवा, किस नदी पर बना हुआ है? तो दिए गए ऑप्शंस में जब हम आपसे बातचीत करते हैं तो आपका उत्तर आएगा सर चंबल नदी पर ये हमारा राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है। चंबल नदी पर ही गांधी सागर बांध बना है, गांधी सागर भी बांध इसी पर बना है। गांधी सागर के साथ साथ बातचीत करें तो आप देखोगे जवाहर सागर भी इसी पर बना हुआ है, जवाहर सागर बांध भी इसी पर बना हुआ है। इसके साथ साथ एक है कोटा बैराज, कोटा बैराज भी इसी नदी पर स्थित है। बनास नदी की बातचीत करें तो आप देखोगे राजसमंद जिले से निकलती है, राजस्थान के। बनास जो नदी है वो राजस्थान के राजसमंद जिले से, राजसमंद जिला कहाँ पर है? राजस्थान में। यहाँ से निकलती है और चंबल नदी में मिल जाती है। किस में मिल जाती है? चंबल नदी। मतलब चंबल नदी की सहायक नदी एक है बनास। के नदी के बारे में बातचीत करें तो मध्य प्रदेश में आप देखोगे कैमूर पहाड़ी से निकलती है। के नदी कहाँ से? मध्य प्रदेश में आप देखोगे कटनी जगह है और वहीं पर कटनी में कैमूर पहाड़ी है, कटनी में कैमूर पहाड़ी, कैमूर पहाड़ी से निकलती हैं। और ये जो केन नदी है उत्तर प्रदेश में बांदा में यमुना से मिल जाती है। उत्तर प्रदेश के बांदा में किससे मिल जाएंगी? बांदा में यमुना नदी से मिल जाती है। मतलब यमुना की सहायक नदी है केन। ठीक है, यमुना की सहायक नदी, सहायक नदी। ठीक है, पूरा हो गया। ठीक है, बेतवा की बातचीत करें तो रायसेन विंध्याचल से निकलती है और हमीरपुर उत्तर प्रदेश में यमुना से मिल जाती है। तो बे नदी भी यमुना, बेतवा नदी किसकी है? यमुना की सहायक नदी। बेतवा नदी यमुना की सहायक नदी में से एक है, सहायक नदी में से एक है। 38 के बाद 39 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं। कह रहे कौन सा चैनल अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है? बढ़िया प्रश्न है। तो उत्तर कह रहे हैं 8 डिग्री चैनल अलग करता है, 9 डिग्री चैनल अलग करता है, 10 डिग्री चैनल अलग करता है, इंग्लिश चैनल। देखो ये बता भी चुके हैं। 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिलिकायत से अलग करेगा। ये क्या करता है? 8 डिग्री जो चैनल होता है ये मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है, मालदीव को मिनिकॉय से, मिनिकॉय द्वीप से अलग करता है। ये 8 डिग्री। 9 डिग्री की बातचीत करें तो मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करेगा, लक्षद्वीप से अलग करने का काम। 10 डिग्री चैनल का काम क्या है? अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। और इंग्लिश चैनल जो है यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के बीच है। मतलब इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करने का काम इंग्लिश चैनल करता है। अगला चलते हैं 40 नंबर की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। भील ट्राइब्स इज मेनली फाउंड इन विच स्टेट? कह रहे हैं भील जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं, किस राज्य में पाई जाती है? तो भील जनजाति जो मुख्य रूप से है, कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, बिहार में और कहाँ? उत्तराखंड में। तो जब हम दिए गए क्वेश्चन के बारे में बातचीत करते हैं और ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बात करें तो सबसे अधिक संख्या में जो भील लोग हैं वो राजस्थान में पाए जाते हैं। ठीक है, और राजस्थान के बाद कहाँ पर है? राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा संख्या में भील जनजाति रहती है। वहीं अगर हम आपसे बातचीत करें उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली जो जनजाति वो कौन है? थारू है। थारू जो जनजाति उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक जनसंख्या वाली। और बिहार में सबसे अधिक जनजाति कौन सी रहती है? तो बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है? तो हम कहेंगे सर संथाल की है, संथाल की। उत्तराखंड में सर थारू है जनजाति, और थारू के बाद दूसरे नंबर पर जौनसारी, जौनसारी। तो ये मुख्य जनजातियां हैं संबंधित राज्यों से जिनकी जनसंख्या सबसे अधिक है। जनसंख्या के मैटर में बात कर रहे हैं। ठीक है, 41 कह रहे किस नदी को लवड़वरी नदी, नमक की नदी के रूप में जाना जाता है? साबरमती, लूनी, बनास, माही। किस नदी को आप कहोगे? तो सर उत्तर आएगा लूनी नदी को हम क्या कहते हैं? लूनी नदी को नमक की नदी कहते हैं। इसका उद्गम जो होता है राजस्थान के अजमेर, अजमेर से होता है, अजमेर। ठीक है, और ये कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। कहाँ पर विलुप्त हो जाती है?
सर कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है, मतलब किसी बड़े सोर्स, ना ही अरब सागर ना ही बंगाल की खाड़ी से नहीं मिलती है, कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। ठीक है, विलुप्त, यहां पर ता करना था, विलुप्त हो जाते हैं। ठीक है, 42 की तरफ चलते हैं, 42 नंबर की तरफ चलते हैं। टिहरी बांध किस नदी पर बना है? द टिहरी डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर? टिहरी बांध किस नदी पर बना है? खैर अलकनंदा नदी पर, भागीरथी नदी पर, मंदाकिनी नदी पर, धौली गंगा पर। तो टिहरी बांध जो है वो भागीरथी नदी पर बना है। किस नदी पर? भागीरथी नदी पर बना हो। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन, कौन सा शहर गोमती नदी के तट पर है? तो गोमती नदी जो है, अगर हम इसके बारे में बातचीत करें, गोमती नदी का जो उद्गम है वो पीलीभीत से होता है, पीलीभीत से होता है। और पीलीभीत में अगर हम आपसे बातचीत करें, एक जगह है जिसका नाम है गोमत ताल या फुलहर ताल, गोमत ताल या फुलहर ताल, यहां से होता है। ठीक है, यहां से होता है। और आप देखोगे ये लखनऊ जो है इसी नदी के किनारे है। लखनऊ किस नदी के किनारे? गोमती नदी के। और ये 900 किलोमीटर दूरी बहती हैं, 900 किलोमीटर बहती हैं। और गाजीपुर में गंगा जी से मिल जाती हैं। कहाँ पर? गाजीपुर में गोमती नदी का संगम किससे हो जाता है? गंगा नदी से हो जाता है। उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 2018 की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, आप देख लीजिएगा इंटरनेट पर डाल के। मैं हटा देता हूं ताकि आपको ये सब के सब क्वेश्चन जो हैं वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए। एक और साथी, इतनी देर से हम लोग क्लास कर रहे हैं तो एक और बात आप लोगों से कर लेते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने सेशन को जो है लाइक और कमेंट आप लोग अगर नहीं करते हैं तो कृपया करके लाइक और कमेंट जरूर से ज़रूर किया करिए। एक और चीज़ है, अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो जीके जीएस बाई सुधांशु सर, आप इतना टाइप करेंगे तो स्टडी वेब्स करके आएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। और वहाँ पर हम आपको क्लास का जो वीडियो का लिंक होता है ये हम आपको प्रोवाइड करा देते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि विच इज़ द लार्जेस्ट लैगून लेक इन इंडिया? भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? पुलिकत, वेम्बनाड, चिलिका, कोलेरू। सारे के बारे में इंफॉर्मेशन दे चुके हैं, तो उत्तर आएगा चिलिका जो है। और चिलिका लेक कहाँ पर है जरा बताओ? तो आप कहोगे सर चिलिका लेक जो है उड़ीसा में है। और बाकी सभी चीज़ें हम आपको बता चुके हैं, सबकी लोकेशन, झील का क्वेश्चन एक हो चुका है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? 1977 में, 1973 में, 1980 में, 1992 में। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया था और 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट एलिफेंट हाथियों की जनसंख्या में वृद्धि के लिए, हाथियों को संरक्षण प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट, और टाइगर्स की संख्या में वृद्धि और टाइगर को संरक्षित करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन चलते हैं, 46 नंबर। विच सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द वेदरिंग ऑफ वोल्केनिक रॉक्स? कह रहे हैं कि ज्वालामुखी चट्टानों के अपक्षय या वेदरिंग से कौन सी मिट्टी बनती है? जलोढ़ मिट्टी। ये तो गाद होता है सर, नदियों के द्वारा जो महीन फाइन पार्टिकल्स बहाकर लाए जाते हैं उसको जलोढ़ मिट्टी। काली मिट्टी, बिल्कुल सही सर, काली मिट्टी जो होती है यही जो होती है वो चट्टानों के अपक्षय से बनती है। और लेटेराइट मिट्टी, जहाँ पर बहुत अधिक बारिश होती है, जहाँ बहुत अधिक क्या होता है अपर्दन होता है, वहाँ पर लेटेराइट मिट्टी होती है। और लाल मिट्टी के बारे में तो नाइट्रोजन ऑक्साइड की अधिकता के कारण ये इस मिट्टी का रंग लाल होता है। 47 नंबर की तरफ चलते हैं। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी इन राजस्थान इज फेमस फॉर, कह रहे हैं लोहा, कोयला, तांबा, मैग्नीज। किसके लिए फेमस है? तो दिए गए ऑप्शन से कि जब हम आपसे बातचीत करते हैं तो आप क्या कहोगे सर? ये जो कॉपर के लिए फेमस है। किसके लिए? तांबा या कॉपर के लिए फेमस है। 47 के बाद 48 नंबर की तरफ चलते हैं, 48। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, धूपगढ़, पंचमढ़ी, महेंद्रगिरी। तो अब इसमें ऑप्शन में आंसर दे दिया है, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं आपको, ये आंसर छूट गया है टाइप करते समय। गुरु शिखर जो है वो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है और लगभग कितनी? 1722 मीटर ऊंची, 1722 मीटर ऊंची है। धूपगढ़ की बातचीत करें तो ये पंचमढ़ी की ही एक चोटी है, सबसे ऊंची चोटी, लगभग 1352 मीटर ऊंची। कितना? 1352। धूपगढ़ चोटी कितना? 1352। ठीक है, तो होशंगाबाद मध्य प्रदेश, नर्मदापुरम, जिसका नाम होशंगाबाद या नर्मदापुरम कर दिया, नर्मदापुरम। इसका पहले नाम क्या था? होशंगाबाद। होशंगाबाद मध्य प्रदेश में ये आपकी धूपगढ़ की चोटी होती है। महेंद्रगिरी उड़ीसा में है और ये जो है उड़ीसा में 1501 मीटर की ऊंचाई, 1501 मीटर ऊंची है। ठीक है, 48 के बाद 49 की तरफ चलते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट किसको अलग करता है? हिमालय और शिवालिक को, अरावली और विंध्यन को, नीलगिरी और पश्चिमी घाट को, थार मरुस्थल और अरावली को। तो जब हम आपसे बात करते हैं ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, याद करना पड़ेगा, तो हम कहेंगे ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट जो है अरावली और विंध्य को अलग करने का काम करता है। अरावली और विंध्य को अलग करने का कार्य करता है। लगभग 400 किलोमीटर की ये एक प्रकार से ये फॉल्ट है। कितनी? 400 किलोमीटर की ये फॉल्ट देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ द लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस? 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनघनत्व तो सबसे कम है? मिजोरम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। मिजोरम का जो जनघनत्व है वो लगभग 52 है। कितना है? 52। रुकिए पेन ले लेते हैं। 52। मिजोरम का जनघनत्व कितना है? 52। सिक्किम का जनघनत्व कितना है? 86। अरुणाचल प्रदेश का कितना है? 17। नागालैंड कितना है? 119। और दिए गए ऑप्शंस में अरुणाचल प्रदेश का जनघनत्व मतलब प्रति स्क्वायर किलोमीटर में जो आबादी निवास करती है उसको जनघनत्व के रूप में कहते हैं। और भारत में सबसे, अगर हम आपसे बातचीत करें, भारत में सबसे कम जो जनघनत्व है वो अरुणाचल प्रदेश में, और मात्र 17 व्यक्ति रहते हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में। तो ये 50 क्वेश्चन हमने ज्योग्राफी के करने का प्रयास किया। अगले सेगमेंट में फिर हम 50 क्वेश्चन ज्योग्राफी के करेंगे। आज के सेशन को यहीं पर रोकते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो कृपया अपने सभी मित्रों तक चैनल को शेयर जरूर कर दिया करिए। इसी इन्फॉर्मेशन के साथ आज के सेशन को हम रोकते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सभी प्यारे मित्रों को।